आपको एथिक्स में बताया था कि ह्यूमन वैल्यूज़ क्या होती हैं। तो ये चैप्टर आज हम फिनिश करेंगे। तो इसमें लास्ट चीज़ बची है जो मतलब हमारे एथिकल वैल्यूज़ जो होती हैं, नैतिक मूल्य होते हैं, उनका निर्धारण होता कैसे है, मतलब वो बनती कैसे हैं। अब आप देखिए, अगर सबकी एक सी एथिकल वैल्यूज़ नहीं होती है ना, किसी की अलग होती हैं, कोई किसी चीज़ को मानता है, कोई किसी को मानता है, तो सबकी वैल्यूज़ अलग-अलग होती हैं। क्यों? क्योंकि हर किसी की परिस्थितियाँ अलग होती हैं। तो अगर सबकी वैल्यूज़ अलग-अलग होती हैं, सबके नैतिक मूल्य अलग होते हैं, तो वो कैसे अलग-अलग होते हैं? तो देखिए, नैतिक मूल्यों का विकास समाज के अंदर होता है। कोई भी नैतिक मूल्य है, मानव मूल्य है, वो कैसे बनते हैं? समाज के अंदर बनते हैं। देखिए, अलग-अलग समाज में अलग-अलग नैतिक मूल्य होते हैं, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाए थे। ठीक है? सम्मान कर देने का तरीका भी अलग हो सकता है, जैसे हाथ मिला के, पैर झुक के, ठीक है? जैसे चाइना वगैरह में, ठीक है, वो लोग झुक कर ऐसे करते हैं हेलो, ठीक है। तो अलग-अलग तरीके से आपके वैल्यूज़ हो सकती हैं। जो नैतिक मूल्य होते हैं उनका विकास समाज के अंदर होता है, परंतु इनके निर्धारण और विकास में अनेक आधारों की भूमिका होती है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, इनका निर्धारण और विकास क्या उसमें क्या है, अनेक आधारों की भूमिका होती है, अलग तरीके से ये बनते हैं। क्या जैसे कि वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति क्या है, पहली बात, ठीक है। अन्य समाजों से अंतरक्रिया, मतलब कि वो दूसरे समाजों से कैसे घुलते-मिलते हैं या कम घुलते-मिलते हैं, ये बात। वहाँ की जनसांख्यिकी क्या है, सांस्कृतिक सापेक्षता क्या है, वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी है, ये सारी बातों से मतलब नैतिक मूल्यों का निर्धारण होता है। इसे हम डिटेल में समझेंगे। तो कैसे बनती है नैतिक मूल्य, डिटेल में देखते हैं, बहुत अच्छे उसमें। तो देखिए, भौगोलिक परिस्थितियाँ, किसी प्रदेश विशेष की भौगोलिक परिस्थितियाँ वहाँ विभिन्न मूल्यों के निर्धारण में महती भूमिका निभाती है। मतलब वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ कैसी हैं, ठीक है? तो वहाँ के जो मूल्य होंगे वो उस हिसाब से निर्धारण होंगे। जैसे कि देखिए, वहाँ का कैसी भौगोलिक परिस्थितियाँ बहुत तरीके की हो सकती हैं। भौगोलिक परिस्थितियाँ वो हम समझेंगे। जैसे देखिए, तापमान, पहला है टेम्परेचर। वहाँ क्या कैसा मौसम होता है, सर्दी होती, गर्मी होती, ठीक है, बारिश होती, इस तरीके से भी हमारे वैल्यूज़ बनती हैं। देखिए, देखिए अरब देशों में प्रायः धूल भरी आंधियाँ चलती रहती है। इससे बचने के लिए वहाँ महिलाएँ प्रायः बुर्का और पुरुष भी ज़्यादा वस्त्र पहनते हैं। जो अरब देश है, वहाँ पर आप देखा होगा, वहाँ पर क्या है, डेज़र्ट है, मतलब रेगिस्तान है। तो वहाँ पर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा धूल भरी आंधी सी चलती रहती है, बहुत ज़्यादा धूल होती है। तो इससे बचने के लिए महिलाएँ बुर्का पहनती हैं, पुरुष भी ज़्यादा वस्त्र पहनते हैं। आपने देखा होगा कैसे वो पहनते हैं वाइट से, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या है, वहाँ पे वैसे मूल्य बन गए कि अब वो लोग वैसे ही कपड़े पहनते हैं। वही हम देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय गर्म क्षेत्रों के लोग प्राय ढीले-ढाले और कम वस्त्र पहनते हैं। जो गर्म क्षेत्र होते हैं, वहाँ के लोग क्या है, ढीले-ढाले कपड़े ज़्यादा पहनते हैं, ठीक है। अब वो लोग ऐसे गरम, मतलब हैवी कपड़े तो नहीं पहन पाएँगे गरम जगह, तो वैसे मूल्य बन जाते हैं। जैसे हम ठंडे प्रदेशों यूरोप की ओर जाते हैं, तो वहाँ ज़्यादा वस्त्र पहने जाते हैं और खान-पान में मद्य अल्कोहल का प्रयोग सामान्य माना जाता है। अब बहुत ठंडी जगह चले जाएँगे ना, तो वहाँ अल्कोहल का यूज़ एकदम सामान्य माना जाएगा, इतनी बुरी बात नहीं मानी जाएगी। लेकिन आप यहाँ देखेंगे तो बुरी बात मानी जाएगी। तो वो एक तरीके की वैल्यूज़ बन गए, ठीक है? वो वहाँ की वैल्यूज़ बन गई है। तो इस तरीके से वैल्यूज़ का निर्माण होता है। उपजाऊ भूमि, जिन प्रदेशों की भूमि उपजाऊ होती है, वहाँ प्रायः शाकाहार का प्रचलन होता है। अब देखिए, अगर आप समुद्र के पास जाएँगे, जहाँ पर ओशन है, वहाँ पर ज़्यादा खेती नहीं होती समुद्र के आसपास, ठीक है। तो वहाँ पर आपको ज़्यादातर सी फूड खाने वाले लोग मिलेंगे, ठीक है, या इस तरीके से नॉन-वेज खाने वाले लोग मिलेंगे। मतलब अगर आप कोई आइलैंड है, वहाँ चले जाएँ, तो आपको वहाँ पे शाकाहारी लोग कम ही मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे शाकाहारी चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन अगर भूमि उपजाऊ है, जैसे भारत है, ठीक है, और अगर आप तो वहाँ पर आपको शाकाहारी लोग ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि भैया वहाँ पे ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं। तो जिन प्रदेशों की भूमि उपजाऊ होती है, वहाँ शाकाहार का प्रचलन मिलता है। इसके विपरीत विपरीत परिस्थिति में मांसाहार की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो इस तरीके से वैल्यूज़ हो गई। अब जैसे इंडिया में बहुत ज़्यादा शाकाहार है, तो क्या है कि यहाँ पर ऐसी ही वैल्यूज़ हैं, इसको बहुत माना जाता है। तो इस तरीके से वैल्यूज़ बनती हैं। उच्चावच, पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में धैर्य और मेहनत जैसे मूल्य प्रायः मैदानी क्षेत्रों के लोगों से अधिक पाया जाता है। देखिए, अगर आप पहाड़ों में जाएँगे, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर चलना भी एक बहुत बड़ा मेहनत का काम हो जाता है। तो क्या होता है कि वहाँ के लोगों में धैर्य और मेहनत जैसे मूल्य क्या होते हैं, इसका मूल्य मैदानी क्षेत्र के जो लोग होते हैं उनसे ज़्यादा होता है, इसका मूल्य, ठीक है। क्योंकि उनका जीवन जो होता है वो संघर्ष से भरा होता है, उन्हें थोड़ा भी सामान चाहिए तो उन्हें बहुत लाने ले जाने में मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो उनमें ये ज़्यादा होगा।
अन्य समाजों से अंतरक्रिया, जो ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र अन्य समाज और गांवों से कम संपर्क में होते हैं, उनमें रूढ़िवादिता जो होती है, ऑर्थोडॉक्सी अधिक पाई जाती है। देखिए, अगर जो आदिवासी होते हैं वो लोग दूसरे समाज से कम संपर्क में आते हैं तो वो रूढ़िवादी ज़्यादा मिलेंगे, और जो व्यक्ति दूसरे समाजों से ज़्यादा संपर्क में आता है, तरीके के लोग दिखता है, वो क्या होता है, सबको देखता है तो सबको वो मान के चलता है कि हाँ अलग अलग तरीके के लोग भी होते हैं, तो वो कम रूढ़िवादी होगा। ठीक है, इसके विपरीत किसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित गांव या किसी बड़े शहर में मूल्यों में गतिशीलता, फ्लेक्सिबिलिटी अधिक मिलती है। ठीक है, अगर कोई राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित गांव है या बड़े शहर में क्या है, मूल्यों में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि कैसे भौगोलिक जो परिस्थितियाँ होती है, अन्य समाजों से अंतरक्रिया से कैसे हमारे मूल्य बनते हैं। तीसरा हम देखेंगे जननांकिकी। जननांकिकी से भी कैसी जननांकिकी है, उससे भी मूल्य बनते हैं। जैसे कि विभिन्न समाजों में जननांकिकी भी मूल्यों के निर्धारण में अहम भूमिका निभाती है। जननांकिकी के अंतर्गत विभिन्न पहलू आते हैं, जैसे इसमें क्या आता है कि लिंग अनुपात क्या है, जीवन प्रत्याशा क्या है, आबादी क्या है, ये देखते हैं। ठीक है, लिंग अनुपात, जिन समाजों में लिंग अनुपात बराबर होता है वहाँ प्राय एक विवाह की परंपरा मिलती है। मतलब अगर उनका लिंग अनुपात बराबर है तो वहाँ एक विवाह की परंपरा मिलेगी। ठीक है, और यदि यह अनुपात बहुत अधिक बिगड़ा हो तो वहाँ प्राय बहुपत्नी या बहुपति विवाह का प्रचलन देखने को मिलता है। सिंपल चीज़ है ना, कि अगर ज़्यादा लड़कियाँ होंगे ऐसा कुछ, तो बहुपत्नी या बहुपति विवाह देखने को मिल सकता है। उदाहरण के तौर पर आज भी देहरादून भारत के पास एक आदिवासी इलाके में कि एक खास समुदाय में बहुपति प्रथा का प्रचलन है। ठीक है, ऐसी एक एग्जाम्पल है। जीवन प्रत्याशा, जिन समाजों में जीवन प्रत्याशा बहुत अधिक होती है और संसाधन भी पर्याप्त होते हैं, वहाँ वृद्धों को ज़्यादा सुविधा और सम्मान मिलता है। ठीक है, अगर आप मतलब जहाँ पे क्या है, ये बता रहे हैं कि जिन समाजों में मतलब अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी है, संसाधन अच्छे हैं, ठीक है, और मतलब वृद्धियों को ज़्यादा सुविधा सम्मान है। ठीक है, जैसे मतलब जहाँ पर क्या है कि ज़्यादा संसाधन होते हैं, सब कुछ अच्छी सुविधाएं होती है, तो वह वृद्धों को क्या है, सुविधाएं और सम्मान ज़्यादा मिलता है, जैसे जापान में। ठीक है, परंतु यदि जीवन प्रत्याशा अत्यधिक हो और संसाधनों की कमी हो तो उस समाज में वृद्धों की स्थिति सोचनीय हो जाती है। पर देखिए, अगर जीवन प्रत्याशा तो ज़्यादा है, लंबा जीते हैं, ठीक है, लेकिन संसाधन कम है, तो क्या होगा कि फिर जो वृद्ध होंगे उनकी स्थिति सोचनीय हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर उत्तरी ध्रुव पर पाई जाने वाली एस्किमो जनजाति में वृद्ध संसाधनों के अभाव में युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए अपनी इच्छा से अपने प्राण दे देते हैं। तो देखिए, जो क्या है, नॉर्थ पोल है, वहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है एस्किमोस। वहाँ पर क्या होता है, बहुत बर्फ़ होती है, तो क्या होता है वहाँ पे संसाधनों की बहुत कमी है। तो जो वृद्ध होते हैं वहाँ पे, वो मतलब आगे की जनरेशन के लिए क्या है, अपनी इच्छा से अपने प्राण दे देते हैं, क्योंकि इतने संसाधन ही नहीं है। तो ये भी डिपेंड करता है कि वहाँ पे संसाधन कितने हैं, ये सब। आबादी, मूल्यों के निर्धारण में समाज की आबादी भी अहम भूमिका निभाती है। जैसे जैसे राष्ट्रों में आबादी कम है, वहाँ जैसे जिन राष्ट्रों में आबादी कम है वहाँ प्रायः गर्भपात जैसे मूल्य की स्वीकृति नहीं पाई जाती। अब देखिए, बहुत सी भी आप देखेंगे कई कई जगहों पर ऐसा हुआ है कि इसको बैन कर दिया गया है ना, गर्भपात को। तो मतलब जहाँ आबादी कम है वहाँ पर क्या है, गर्भपात जैसे मूल्यों की स्वीकृति नहीं पाई जाती। वहीं अधिक आबादी वाले राष्ट्रों में इसकी विपरीत स्थिति मिलती है। अब चाइना में आप देखिए, 1 चाइल्ड पॉलिसी, अब तो खैर 2 चाइल्ड पॉलिसी हो गई। तो मतलब क्या होता है कि ऐसा भी होता है। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ कैसे बनी कि कितनी आबादी है, इस हिसाब से। आर्थिक कारक, किसी समाज में अर्थव्यवस्था का क्या प्रारूप है, ये निश्चित तौर पर वहाँ कुछ मूल्यों का निर्धारण करता है। अब अर्थव्यवस्था कैसी है, वो भी वैल्यूज़ बनाता है। जैसे पूंजीवादी देश अमेरिका आदि में व्यक्तिवाद को अहमियत मिलती है। अमेरिका क्या है, पूंजीवादी देश है, तो वहाँ व्यक्तिवाद को अहमियत मिलती है। ठीक है, और समाजवादी देश जैसे क्यूबा में सामाजिक योगदान की इच्छा का मूल्य विकसित होता है। अगर तो क्या होता है, वहाँ पे सामाजिक योगदान की इच्छा का मूल्य विकसित होता है। अर्थव्यवस्था के विकास के स्तर के आधार पर भी मूल्यों का निर्धारण होता है। ठीक है, अगर अर्थव्यवस्था ऐसे ऐसे विकास करती जाती है, वैसे वैसे भी मूल्यों का निर्धारण होता है। जैसे जिन समाज और राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र खेती आदि की प्रधानता है, वहाँ भौगोलिक स्थिरता के प्रति रुझान, रिवायता, पर्यावरण के प्रति लगाव की प्रवृत्तियाँ मिलेंगी। ठीक है, मतलब जैसे कि क्या होता है, अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र होता है जैसे खेती वगैरह। ठीक है, और जहाँ पर मतलब इसकी प्रधानता होगी वहाँ पर क्या है, रूढ़िवादिता ज़्यादा होगी। जैसे हमारे यहाँ पहले खेती की प्रधानता ज़्यादा थी। ठीक है, तो रूढ़िवादिता, पर्यावरण के प्रति लगाव, ये सब मिलेगा। और जिन समाज और राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र की प्रधानता है, ठीक है,
वहाँ के मूल्यों, जीवन में प्राय गतिशीलता, बहुसंस्कृतिवाद की स्वीकृति और पर्यावरण के प्रति अरुचि जैसे प्रवृत्तियाँ मिलती हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कैसे मूल्यों का निर्धारण होता है। अगर पूछा जाए तो आप अब इस पर एक अच्छा आंसर लिख पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर बाकी अब हम दूसरा चैप्टर नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे कि एटीट्यूड क्या होता है। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू, बताइएगा आपको कैसा लगा।